भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संग्राम की एक अहम भूमिका रही है। इस लड़ाई में जिनके नेतृत्व ने देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा प्रेरित किया, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओडिशा राज्य के कटक शहर में प्रख्यात वकील जानकी नाथ बोस और धार्मिक प्रवृत्ति वाली प्रभावती देवी के घर हुआ था उनका जन्म। सुभाष बचपन से ही बड़े मेधावी थे। अपनी पढ़ाई लिखाई में तो वे अच्छे थे ही, इसके साथ साथ उन्हें रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों से भी शिक्षा मिली। बचपन की इस सीख ने उनके मन में मानव, समाज तथा देश प्रेम को जागृत करने में एक नींव का काम किया। খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে উগুনি নাও খানি বায়ু। তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল। আই বারো বারোটা আইও আইও আইও। খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে উগুনি নাও খানি বায়ু। তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল। আই বারো বারোটা আইও আইও আইও। খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে উগুনি নাও খানি বায়ু। एक बार सुभाष के मन में ऐसी भावना आई थी कि समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर वे हिमालय चले जाएंगे। उसी समय उनके हाथों में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग आई। उन्हें मानो एक नया अनुभव हुआ और ज्ञान हुआ कि जीवन की सार्थकता कर्म के माध्यम से ही हो सकती है। उन्होंने तय किया अपने आप को देश प्रेम की राहों में ही समर्पित करेंगे। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी मातृभूमि को आजाद कराना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और व्रत हो उठा। अपनी पूरी जिंदगी इसी व्रत का पालन करते रहे थे वो। এবার তোর মরা গানে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরে। এবার তোর মরা গানে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরে। ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠালে রে, খুলে ফেল সব দড়া দড়ি। सन 1921 की 16 जुलाई के दिन 24 बरस के सुभाष चंद्र इंग्लैंड से स्वदेश लौटे और बंबई की सरजमी पर कदम रखते ही तुरंत जाकर मुलाकात की महात्मा गांधी के संग। 51 वर्षीय गांधी जी के नेतृत्व में उस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। पहली मुलाकात में ही दोनों के वैचारिक मतभेद साफ नजर आने लगे थे। अपने अहिंसक आंदोलन के प्रति महात्मा गांधी अडिग थे। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र का मानना था कि औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई के समय कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि आजादी ही थी उनकी एकमात्र मंजिल।
किसी भी कीमत पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। सन 1923 में सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सभापति बने। इसके साथ ही साथ वे बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस के संपादक के रूप में भी निर्वाचित हुए। 1924 में देशबंधु चित्तरंजन दास जब कलकत्ता के मेयर चुने गए, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। सन 1925 में उन्हें गिरफ्तार करके तत्कालीन बर्मा के मंडाले जेल भेजा गया, जहां उन्हें टीबी की बीमारी ने जकड़ लिया। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমার চরণ মাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারবো না মা, আর কারো ধার ধারবো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি, আমি জানি গো তার মূল্য জানি, জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়বো না মা, পরের আদর কাড়বো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। सन 1927 में जेल से बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साधारण संपादक बने और आजादी को पाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम शुरू किया। इसके कुछ दिनों के बाद ही कानून तोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जेल से निकलने के बाद सन 1930 में उन्हें कलकत्ता का मेयर चुन लिया गया। এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সপিয়াছি সহস্র জীবন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম,
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন। 1930 के इस दशक के बीच वाले दौर में सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई भारतीय छात्रों और यूरोप के सियासतदानों के साथ-साथ इटली के तत्कालीन शासक मुसोलिनी के संग भी मुलाकात की। इसी समय उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखी। ये किताब साल 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने अशांति फैलने के डर से भारत में इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা। বিপদে আমি না যেন করি ভয়, দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা। দুঃখে যেন করিতে পারি জয়, বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা। বিপদে আমি না যেন করি ভয়। दमनकारी ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग 20 सालों में सुभाष चंद्र बोस को 11 बार गिरफ्तार किया था। उन्हें हिंदुस्तान और तत्कालीन रंगून की अलग अलग जगहों में निर्वासित किया गया था। लंबे समय तक परदेश की धरती पर रहने के कारण बंगाल और अपनी मातृभूमि के प्रति वो अपने अंदर एक अलग ही खिंचाव महसूस करते थे। साल 1938 सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आजादी को पाने और एक समाजवादी शासन को लागू करने के 2 उद्देश्यों को अपने सामने रखकर एक व्यापक साम्राज्य विरोधी फ्रंट बनाना चाहिए। इसी समय से सुभाष चंद्र बोस की अपनी लोकप्रियता और ब्रिटिश ताकत के खिलाफ अपने ना झुकने वाले रवैये ने उन्हें जनता के बीच बना दिया एक राष्ट्रीय स्तर का नेता। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। হাসি হাসি করব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি করব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव हुए और सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए थे महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया हार गए और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का पारस्परिक विरोध अपने चरम पर जा पहुंचा। कहा जा सकता है कि एक तरह से मजबूर होकर सुभाष चंद्र को सभापति का पद छोड़ना पड़ा। उसी साल 22 जून को उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसका सफल नेतृत्व किया।
उस समय पूरी दुनिया अशांत हुई। शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के लीडरों के साथ कोई बात किए बिना ही भारत की ओर से युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सुभाष चंद्र ने इस फैसले का विरोध करने के लिए सामूहिक रूप से कानून तोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज कर भी क्या सकते थे? उन्हें गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया। इस बार उन्होंने अत्याचारी शासकों के खिलाफ जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों के अनशन के बाद 1940 के दिसंबर महीने में उन्हें दोबारा खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। 1941 में सुभाष चंद्र को घर पर ही नजरबंद किया गया। ब्रिटिश पुलिस के जासूसों की आंख में धूल झोंककर वो एक बदले हुए भेष में घर से निकल गए। तारीख थी 16 जनवरी साल 1941। कोलकाता के एल्गिन रोड पर स्थित अपने पैतृक निवास से वो एक पठान के रूप में निकले। अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस को साथ में लेकर अगले दिन पहुंचे बिहार के गोमो रेलवे स्टेशन। उसके बाद भी आगे बढ़ते हुए सीमा पार करके अफगानिस्तान और तत्कालीन सोवियत यूनियन होते हुए वो जा पहुंचे थे जर्मनी। देश की आजादी के जंग में इस कारनामे को खिताब मिला द ग्रेट एस्केप का। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। भारत की सीमा से निकलकर तत्कालीन जर्मन सैन्य संस्था की सहायता से सबसे पहले वे पहुंचे थे पेशावर। 1941 26 जनवरी को वे अफगानिस्तान से सटे ब्रिटिश इंडिया के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती इलाके से होते हुए रशिया की ओर कूच कर गए। रशिया पहुंचने के बाद सोवियत गुप्तचर संस्था उन्हें मॉस्को लेकर गई। मॉस्को से ही वे बर्लिन पहुंचे। वहां उन्होंने आजाद हिंद रेडियो के काम में जुटे स्पेशल ब्यूरो के लोगों और भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर संगठित की एक हिंदुस्तानी सेना। Tacadinnum tarikatarichana kukuku taki kuku takita ding ding kutiku nakuku tati. Tacadinnum tarikatarichana kukuku taki kuku takita ding ding kutiku nakuku tati. Tatta jum jum tarita. Tajam jam tarita tat tajam jam tarita tajam jam tarita tari tana tana jonu to jonu temi takkada daga tarigedum taki takkada daga tarigedum taki takkada daga tarigedum
আমার জন্মভূমি। सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर के साथ हुई, लेकिन हिटलर को लेकर वे पूरे आश्वस्त नहीं हो पाए। इसीलिए साल 1943 की फरवरी में वे जापान चले गए। इसी बीच वहां भी आजाद हिंद वाहिनी बना चुके थे रास बिहारी बसु। जुलाई के महीने में सिंगापुर में एक आम जनसभा के बीच उन्होंने उस सेना की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। विदेशी शक्तियों की मदद से एक विशाल सेना बनाना और उसके सहारे अंग्रेजों को पराजित करके देश को आजाद करने का सपना नेताजी सुभाष को चैन से सोने नहीं देता था। इस महत् कार्य के लिए उन्होंने अपनी सेना के हर वीर को जागृत किया, उनके अंदर प्रेरणा जगाई। इन्हीं वीरों के बलिदान और शौर्य की मदद से हिंदुस्तान की जमीन पर पहली बार फहराई थी स्वाधीनता की विजय पताका। इत्तेफाक, इत्माद, कुर्बानी, इन 3 शब्दों की गूंज ऐसी फैली कि पूरे देश के लोगों के हृदय में आज भी बसते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक आदर्श युग पुरुष। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्य श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য কলামণ্ডলমের শিল্পীরা নিবেদন করলেন নেতাজির উপরে নৃত্যনাট্য। আমরা কোলাঘাট উৎসবের পক্ষ থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সবাইকে। আর আমাদের মধ্যে 80 বছর বয়সেও দিদি এসছেন, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা এই রকম একটা অনুষ্ঠান অনেক দিন ধরেই আশা করেছিলাম, যদিও আজকে অনেকেই এই রকম একটা অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হলেন, তবুও যারা ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।